हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू जुपिटर क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के एमसीक्यूज का पार्ट 2। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आधे रास्ते ही छोड़ के मत चले जाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड। ऑप्शन है आपके पास 2003, 2004, 2005 और 2006। तो गाइज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका आंसर मैं वीडियो के अंत में देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर कोई इसका आंसर अटेम्प्ट करना चाहता है तो जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दीजिए, ठीक है। इसीलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो टैक्सेस ऑन कमोडिटीज आर, तो भाई कमोडिटीज पर जो टैक्स लगाया जाता है वो किस तरीके का टैक्स होता है? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स या फिर प्रोपोर्शनल टैक्स? तो गाइज कमोडिटीज पे जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कमोडिटीज पे जो भी टैक्स लगता है, चाहे फिर एक्साइज ये सेल्स टैक्स लग गया, वैल्यू एडेड टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी लग गया, तो जो कुछ भी है वो आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, क्योंकि इसका बर्डन प्रोड्यूसर जो है वो किस पे शिफ्ट करता है? कंज्यूमर पे। यानी जब प्रोड्यूसर पर टैक्स लगाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या फिर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, तो वो क्या करता है, वो उस टैक्स को उस कमोडिटी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लेता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लेता है तो जितनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहती है उतनी ज़्यादा प्राइजेज रहती हैं, तो वो प्राइजेज पे करता है कंज्यूमर। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है इसका शिफ्ट जो है कंज्यूमर पे शिफ्ट करता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? एक्साइज टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स या फिर कस्टम ड्यूटी? तो इसका आंसर है भाई सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी कि इनकम टैक्स जो है सॉरी, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इनकम टैक्स को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप पे लगाया गया है तो आप ही ने इसको पे भी करना है। और लेकिन इसके बरक्स अगर एक्साइज टैक्स देखा जाए या फिर इनकम सेल्स टैक्स देखा जाए या फिर कस्टम टैक्स देखा जाए तो ये इसका बर्डन जो है शिफ्ट होता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट इज। गवर्नमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे रास्तों से पैसा आता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? फॉरेन लोन्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रिंटिंग न्यू मनी या सेल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी? तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉरपोरेशन टैक्स से हमारी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा इनकम आता है। माना जाता है कि 100 में से 21 पैसे, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 100 पैसे रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, तो उसमें से 21 पैसे जो है वो कॉरपोरेशन टैक्स से आता है। कॉरपोरेशन टैक्स किसको कहते हैं? कॉरपोरेशन टैक्स उसको कहते हैं हम जो कंपनीज की इनकम पे लगता है, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स बेसिकली कंपनीज पे करते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन से तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि इट इज़ रिलेटेड टू कंपनीज या कॉरपोरेशंस, ठीक है। तो हमारे इंडिया में 21% इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि इनकम जो है वो कॉरपोरेशन टैक्स से आती है। तो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा इनकम का सोर्स जो है गवर्नमेंट के लिए वो कॉरपोरेशन टैक्स है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोग्रेसिव टैक्सेस। इनमें से प्रोग्रेसिव टैक्सेस के रिगार्डिंग क्या सही है? इंक्रीज विद द इनकम, क्या प्रोग्रेसिव टैक्स इंक्रीज करते हैं इनकम के साथ? ब्रिंग इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम्स, एक्ट एज पेनल्टी फॉर रिच पीपल या बोथ ए एंड बी? तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या होता है कि प्रोग्रेसिव टैक्स हम उस टैक्स को कहते हैं जो इनकम के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। इसका मतलब क्या है कि जो हाई स्टार्टा वाले इनकम, हाई स्टार्टा ऑफ इनकम वाले हैं, यानी जिनकी इनकम ज़्यादा, वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, और जो कम इनकम वाले हैं वो कम टैक्स पे कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि इससे
इससे अमीर और गरीब के बीच में जो इकोनॉमिक डिवाइड का गैप है वो क्या है, वो उतना ज़्यादा नहीं होने पाता, क्योंकि सोचो जो अमीर है वो अमीर होता ही जाएगा और उसको भी उतना ही टैक्स पे करना है अपनी इनकम पे जितना गरीब को पे करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक डिवाइड जो है या फिर इकोनॉमिक गैप जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाता है, ताकि बंदे की इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाए वैसे वैसे उसका टैक्स भी बढ़ता जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में जिनकी इनकम 2.5 लाख तक है उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है, 2.5 लाख तक है उनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन जिनकी इनकम 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक है उनको 5% टैक्स जो है पे करना अपनी इनकम का। तो इससे ये इम्प्लाई होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको टैक्स रेट भी बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स के रिगार्डिंग यही है कि ये इनकम के साथ इंक्रीज भी होता है और एट द सेम टाइम इट ब्रिंग्स इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हेन इज बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा सकता है एग्जाम में। हमारे इंडिया में क्यों पूछा जा सकता है वो भी बताऊंगा। हमारे इंडिया में बजट कब पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, कब पेश किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 31 मार्च, 1 अप्रैल, लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी या 1 फरवरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हमारे इंडिया में बजट जो है 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2016 इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद नहीं है बट 2016 से पहले शायद बजट जो है लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी पेश किया जाता था, ठीक है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द फरवरी किया जाता था। लेकिन अब इसे 1 फरवरी को पेश किया जाता है और इसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। हमारे इंडिया में फिस्कल पॉलिसी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे फॉर्मुलेट कौन करता है। तो कौन फॉर्मुलेट करता है? ऑप्शन है आपके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे इंडिया में फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है भाई? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ वी डिडक्ट grants to states for the creation of capital assets from revenue deficit we arrive at। अब क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो काफ़ी सारे खर्चे करते हैं। उन खर्चों में एक खर्चा ये भी आता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देती है, हेल्प्स देती है इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो अब क्या हो जाता है, इससे गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, बजट डेफिसिट आ जाता है, गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट आ जाता है, यानी खर्चा ज़्यादा हो जाता है और कमाई कम हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं ये माना जाता है कि अगर हम इन ग्रांट्स को यानी कि वो ग्रांट्स जो हमने स्टेट्स को दी हुई हैं और उन ग्रांट्स को स्टेट्स किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कैपिटल एसेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में वो इस्तेमाल होंगे बाद में, कैपिटल एसेट जो भी हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी अहम रोल पैदा करते हैं। तो आप हमें बताइए कि जब हम इन ग्रांट्स को डिडक्ट करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट से, लेकिन शर्त यह है कि ये ग्रांट्स जो है वो कैपिटल एसेट्स के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स। तो इनमें से क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा ये, नेट फिस्कल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट या फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। वो इसलिए क्योंकि माना जाता है कि जब हम स्टेट्स को ग्रांट देंगे और अगर वो स्टेट्स उस ग्रांट्स को कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, और कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग जाएगी कहीं काफ़ी, ठीक है। तो इससे इंडिया में ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो इसीलिए इसे कहा जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रेसिट इन द गवर्नमेंट बजट। ऑप्शन है आपके पास, इनमें से गवर्नमेंट बजट की कैपिटल रेसिट क्या है? इंटरेस्ट रेसिट्स ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द अदर पार्टीज, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक या इनकम टैक्स। तो क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट के पास कैपिटल रेसिट जो है
वो काफ़ी सारे रास्तों से आता है। जैसे हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट देती है लोगों को, और वहाँ से उसको क्या आता है, क्या आता है, सॉरी, गवर्नमेंट क्या करती है, लोन देती है यहाँ से लोगों को, और उससे उसको इंटरेस्ट आता है। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी कंपनीज में शेयर्स खरीदती है या फिर बॉन्ड्स खरीदती है, तो उन पे उसको डिविडेंड्स मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, एक और चीज़, बोरोविंग करती है। borrowing from the public is also an important source of income for the government, and then is the income tax, and income tax तो है ही फिर। तो इनमें से कैपिटल कैपिटल रेसिट कौन सा है, तो इनमें से कैपिटल रेसिट है भाई ऑप्शन नंबर सी। अब ये कैपिटल रेसिट क्या होता है, कैपिटल रेसिट हम उस रेसिट को कहते हैं जो एक तरीके से गवर्नमेंट को डेब्ट में डाल देती है, ठीक है, बोझ में डाल देती है, कर्जे में डाल देती है। कैपिटल रिसिट यानी कि इनकम तो आ रही है, बट वो आपकी इनकम असल में है नहीं, क्योंकि आपने एक टाइम के बाद उसको वापस करना है, या कैपिटल रिसिट के थ्रू आप डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। यानी कि कैपिटल रिसिट का मतलब यही नहीं कि आपने खाली इनकम किसी से लाई और वापस करना है। कैपिटल रिसिट का मतलब ये भी होता है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, गाड़ी है, घर है, कुछ भी है, और आप उसको बेच रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो इसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, एंड इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कैपिटल रिसिट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट क्या करे अपने किसी कैपिटल एसेट को बेच डाले, तो तो ये माना जाता है कि गवर्नमेंट इज डूइंग डिसइन्वेस्टमेंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल रेसिट, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये जो है बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, क्योंकि पब्लिक से बोरो कर रही है गवर्नमेंट, तो पब्लिक को वापस भी करना है विद इंटरेस्ट, तो इसीलिए इसको माना जाता है कैपिटल रेसिट, ठीक है। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि इक्वालिटी इन ए कंट्री कैन बी बेस्ट बॉट थ्रू, कहता है कि कंट्री में अगर इक्वालिटी लानी है इन टर्म्स ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो किसके थ्रू लाया जा सकता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स उस टैक्स को कहते हैं हम जो इनकम के बढ़ने के साथ साथ क्या है, बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी कि हमारे इंडिया में 0 से लेकर के 2.5 लाख तक जिनकी इनकम है उनको कोई टैक्स पे नहीं करना होता है, लेकिन उससे ऊपर जो है 2.5 लाख से 5 लाख तक जो है उनको 5% टैक्स पे करना पड़ता है। तो इससे क्या हो जाता है कि इकोनॉमिक गैप जो है उतना नहीं बढ़ता, क्योंकि क्या होगा कि अगर सब लेवल ऑफ इनकम पे हम एक ही जैसा टैक्स लगाएंगे, तो जो अमीर है उसको भी उतना ही टैक्स पे करना है, और गरीब है उसको भी इतना ही टैक्स पे करना है। इससे क्या हो जाएगा, अमीर अमीर ही होता जाएगा और गरीब गरीब ही होता जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इस इनइक्वालिटी को रद्द करने के लिए, डिमोलिश करने के लिए, या फिर कर्टेल करने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आता है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 11। फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट was passed to keep on, कहता है कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट को पास किया गया था। क्यों पास किया गया था, क्यों, टू कीप चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट ओनली, रेवेन्यू डेफिसिट ओनली, बोथ फिस्कल एंड रेवेन्यू डेफिसिट, या नीदर फिस्कल नॉर रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यानी कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो पास किया गया था, कब पास किया गया था वो मैं लास्ट में बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले आप बता भी सकते हैं। तो तो इसके किस लिए पास किया गया था, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, इस पर चेक लगाने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एवरी ईयर द इकोनॉमिक सर्वे इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ, कहता है कि हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे होती है ये किसकी निगरानी के अंडर होती है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे होती है इट इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ, ठीक है, अंडर द निगरानी ऑफ, वी कैन से कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि कंपनीज पे कॉर्पोरेट टैक्स ऑन दियर, देखिए कंपनीज जो टैक्स पे करती हैं उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्स तो पे करते हैं, लेकिन किस पे करते हैं, क्योंकि कंपनीज पैसा भी कमाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस करती हैं, किस पे, इनकम पे,
सेल्स, प्रोड्यूस, इन्वेस्टमेंट या फिर प्रोडक्शन। तो क्या है भाई इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यानी कंपनी जो टैक्स पे करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, उसको हम कहते हैं, वो इनकम टैक्स होता है। यानी कि कंपनीज की इनकम पे जो टैक्स लगाया जाता है वो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी, जिसको 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडिया में, ठीक है। तो भाई ये किन किन टैक्सेस को कवर करता है? सर्विस टैक्स, सर्विस एंड एक्साइज, वैल्यू एडेड टैक्स या फिर एक्साइज एंड सर्विस या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉर्पोरेट, सॉरी, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। इसका वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ये इन तमाम टैक्सेस को कवर करता है जीएसटी, ठीक है। तो अब बारी आती है हमारे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2003 में। और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? ताकि फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट पे चेक लगाया जा सके। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। एंड गाइज वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम कोई नया वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।